हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कंसेप्ट समझोगे, जो कि जरूरी रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। और ये हमारा बेसिक ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, आई होप आपने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे तो जस्ट सर्च कर लेना बेसिक ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, तो आ जाएगा। इस लेक्चर में बढ़िया से नोट्स बनेंगे और वो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर पर्सनली मुझे डीएम भी कर सकते हो बेटा। इंस्टाग्राम पर भारत पंचाल 92 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और फील आएगी पूरा, मैंने ये बढ़िया बढ़िया से आपके लिए अरेंज करवाए हैं। ये जो मॉडल्स बोलते हैं इनको, है ना, वेस्पर थ्योरी के जो मॉडल्स हैं, तो बढ़िया वाइब्स आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी को। देखिए, वेस्पर थ्योरी की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बढ़िया से इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे सो दैट कि आप इजीली क्वेश्चन कर सके और कंसेप्ट भी समझेंगे। देखिए क्या बोलती है थ्योरी, मतलब हर एक थ्योरी का ना कुछ बेस होता है कि हाँ यार ये थ्योरी ये मान के चलती है। क्या मानती है? इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन फार अपार्ट। कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हों चाहे वो लोन पेयर हों, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, जिसमें मिनिमम एनर्जी हो। तो उसके लिए ना मिनिमम एनर्जी कब आती है? जब मैक्सिमम रिपल्शन हो जाए, जितनी पॉसिबल रिपल्शन है वो हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि जैसे ना आइडियल लव स्टोरी क्या होगी कि एक बाबू है और एक उसका सोना है, ये होता है आइडियल लव स्टोरी। बट अगर एक बाबू के पीछे 2 सोना लग जाए तो इन सोना सोना की आपस में लड़ाई होगी, ये रिपेल मारेंगे। 3 सोना लग जाए और ज़्यादा रिपल्शन होगी, 4 सोना लग जाए और ज़्यादा रिपल्शन होने वाली है। तो यही कुछ बोलता है ये बी जो है, ये मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल एटम को, कि बीच में एक एटम है, उसके साइडों में बॉन्डेड एटम है या लोन पेयर है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके वो दूर दूर चले जाएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे कि और ज़्यादा रिपल्शन पॉसिबल होती नहीं है। बाकी अलग अलग पेयर के अंदर अलग अलग रिपल्शन होती है। आपको याद होगा मैंने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर आपको क्लोरीन समझाया था। क्लोरीन क्या बनाता है बेटा? क्लोरीन इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर इसके प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो साइडों में बचे हुए हैं इन्हें क्या बोला जाता है? लोन पेयर। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो सिंगल बचे रहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। बॉन्ड पेयर समझा दिया, लोन पेयर समझा दिया। सबसे ज़्यादा रिपल्शन आपको देखने को मिलती है लोन पेयर के बीच में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में। किसी भी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पर। और जो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप होती है, अच्छा ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। शेप डिपेंड करती है सराउंडिंग एटम्स पे, जो कि बॉन्ड पेयर होते हैं ओनली। जैसे कि शेप कोई मोटू पतलू हो सकता है, बट स्केलेटन लगभग सबका सेम होता है। तो कहते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं, पता नहीं 226 हड्डियां होती हैं, मेरे को बताना है कि इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो वो तो स्केलेटन तो सबका ही सेम रहता है। ज्योमेट्री किससे बनती है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सम से। और शेप किससे बनती है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से। ठीक है। इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर कहीं पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, देन ज्योमेट्री शेप। और अगर लोन पेयर नॉट इक्वल टू जीरो है, ज्योमेट्री और शेप जो है अलग अलग है। ये थ्योरी है। अब कैसे आप लोगों ने इसके क्वेश्चन करने हैं बढ़िया से, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, हमारे पास ना एक सेंट्रल एटम होगा, है ना, सेंट्रल एटम, जिसके राउंडेड में बॉन्डेड एटम या फिर लोन पेयर होंगे। सेंट्रल एटम जनरली 1 होगा और 1 के लिए हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। यहाँ पर बॉन्डेड एटम होंगे। बॉन्डेड एटम हम कहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं? बॉन्डेड एटम हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है, जहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 हो। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ए, इधर बी, इधर बी। इस शेप को हम लोग बोलते हैं लीनियर। अगर बॉन्डेड एटम 3 हो जाए, लीनियर शेप कुछ इस तरह से होती है। देखो, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम, और ये साइडों में इसके बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं। अगर हमारे पास बॉन्डेड एटम 3 हो जाए, ए, इधर बी, 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 दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर। किस तरह से होती है बेटा? कुछ इस तरह से। ये है हमारे पास सेंट्रल एटम और ये साइडों में इसके बॉन्डेड एटम है, एक ही प्लेन में होते हैं, दैट्स व्हाई इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है। अगर मैं 4 की बात करूं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ए कुछ इस तरह से, बी, 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 और इसे बोलते हैं ट्राइगोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं बोलते, इसे बोला जाता है
टेट्राहेड्रल, जैसे पंखा होता है ना, पंखा ऊपर लगा होता है और नीचे 3 पंखुड़ी होते हैं, कुछ इस तरह से। देखो ये बीच में सेंट्रल एटम है और ये 3 बॉन्डेड एटम नीचे की तरफ और एक ये ऊपर की तरफ। इस तरह से हमारा क्या होता है बेटा जी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज क्या बोला जाता है इसको, टेट्राहेड्रल बोला जाता है। अगर हमारे पास ये 5 हो जाएं, मान के चलो कि ये हमारे पास 5 हो गए हैं, तो ए कुछ इस तरह से शेप बन के निकलेगी, कुछ इस तरह से। दिस शेप इज नोन एज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। किस तरह से होती है बेटा, ये देखो कुछ इस तरह से, फील कीजिए, ये वाली है। इसमें एक है ये है सेंट्रल एटम, ये साइडों में ट्राइगोनल मतलब 3 जो है, और ये बाय पिरामिडल, ये बॉन्ड बड़े होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ, इनके बीच में, इसके और इसके बीच में, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 होता है, और अगर इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो वो 120 डिग्री होता है, बाकी अलग से लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास बॉन्डेड एटम 6 हो जाए तो ये बनेगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, कुछ इस तरह से। इस तरह से समझो, ये हमारे पास बीच में एक बॉन्डेड एटम है, सॉरी सेंट्रल एटम है, ये साइडों में 4 लगे हुए हैं, 4, ये 5 और ये 6। अब ये ऑक्टा कैसे बनता है, देखो यहाँ से एक कोना बनेगा, 1 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 एंड 8, इसको फील कीजिए। ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा जी, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप बनने वाली है। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करने की ट्रिक होती है, एक बार वो ट्रिक देख लेते हैं बहुत अच्छे से आपको, सो दैट कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक बार देखिए, हाँ तो ट्रिक क्या है, अगर कभी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 के बीच में आ गए तो उसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, जो भी आएगा वो स्टीरिक नंबर आएगा, और स्टीरिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग शेप देख लेंगे। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो और 56 से कम हो या 56 के बराबर हो तो उसे हम लोग 8 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके स्टीरिक नंबर आ जाता है। अगर कहीं पर 56 से ज़्यादा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका Z आएगा, Z इज स्टीरिक नंबर। और स्टीरिक नंबर क्या होता है, ओके स्टीरिक नंबर होता है बेटा जी, अच्छा ये प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी में है क्लास 11 में। अगर आप देखो कि अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं तो कुछ इस तरह का शेप निकल के आता है, लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर बॉन्ड एंगल लिखिए, लीनियर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, इसका 120 डिग्री, इसका 109.5 डिग्री, इसका 120 डिग्री 90, बताया था नहीं। स्टीरिक नंबर क्या होता है, स्टीरिक नंबर इज Z, और Z कैसे आता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सम से आता है। अभी समझ में आने लगेगा, 2 मिनट रुको। चलो, तो अगर आपका स्टीरिक नंबर 2 आ गया तो वो शेप होती है लीनियर, 3 आ गया ट्राइगोनल प्लेनर, 4 आ गया टेट्राहेड्रल, 5 आ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आ गया ऑक्टाहेड्रल। अच्छा 2 स्टीरिक नंबर आ गया तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp, एक s का ऑर्बिटल आ जाएगा, एक p का आ जाएगा। 3 है, 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s का 2 p के। 4 ऑर्बिटल चाहिए, s का 1 ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहले की क्लास में समझाया है। 5 अगर हो जाए, एक s का, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद d आ जाएगा। 6 हो जाए तो sp3d2, इस तरह से हो जाता है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ सो दैट कि तुम्हें वाइब्स आए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास BeCl2 है, आपको इसकी शेप बतानी है, आपको इसकी ज्योमेट्री बतानी है। शेप और ज्योमेट्री इक्वल है अगर लोन पेयर ना हो, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग हो जाती हैं अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो। देखिए बेरिलियम, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रोडक्ट टेबल के ग्रुप 13 से 18 तक है। ग्रुप 1 को याद करने की ट्रिक पता ना, है लीना करे रब से फरियाद, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 30 में बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड, 3 होते हैं। चांद सी जिन्नी सोनी पंजाबन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर नच परंजल असी सब बेताब, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे टेपो 6 होते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी 7 होते हैं। हीना नीना और कटरीना जीती रहना 8 होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जो कि हीलियम है, हीलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो BeCl2 की बात हम करते हैं। Be की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। और क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोरीन की वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितना हो गया 16, और अगर 16 आ गया तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 16 आ गया तो देखो ना 2 से 8 के बीच में है, तो 2 से 8 से 56 के बीच में है, 8 से 56 से ज़्यादा है 18 से, तो इसको हम 2 से 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, ये 2 क्या है, ये 2 यहाँ पर स्टेरिक नंबर है। आपको यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रेडिक्ट करने हो तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे। अब देखो स्टेरिक नंबर 2 आया है सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम हमारा Be है। अब ये देखो कि उसके पास कितने बॉन्डेड एटम है, 2 बॉन्डेड एटम है तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे।
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम होता है वो स्टेरिक नंबर होता है। जब बॉन्ड पेयर 2 हो गए तो लोन पेयर कितने बचे? ऑब्वियसली 0। अब देखो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 का स्ट्रक्चर कैसा बनता था? वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता था, कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दूसरा पॉसिबल है, समझ में ना आए डोंट वरी यार, मैं पूरा ये सोच के चल रहा हूँ कि हाँ बढ़िया बढ़िया से प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि CH4 को मान लेते हैं। CH4 है हमारे पास। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? कार्बन की वैलेंस शेल में होते हैं 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 की वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आगे? 8 आगे। अब 8 को किससे डिवाइड करोगे? अगर 2 से ज़्यादा है 2 के बराबर है, 8 से कम है या 8 के बराबर है, तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से करते हैं। तो 2 4 जा 8, ये 4 स्टेरिक नंबर आया। ये 4 स्टेरिक नंबर आता है सेंट्रल एटम के लिए, जो अकेला है, कार्बन अकेला है। तो इसके पास कितने बॉन्डेड एटम है? आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन है, तो इसके पास बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर मतलब जिनकी शादी हो गई है, 4 की शादी होगी, और लोन पेयर कितने रह गए हैं? 4 बेटे थे, चारों की शादी होगी, लोन पेयर कितने बच गए? 0। अब देखो भाई, जहाँ पर 4 बनता था स्ट्रक्चर कैसा बनता था? स्ट्रक्चर देखो 4 के लिए कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल टाइप से जाओगे आप लोग। ये C इस तरह से H H H, क्लियर है ना? दोबारा समझा देता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है बेटा जी SF6 है। SF6 सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फ्लोरीन कितने हैं? 6। कैसे पता सल्फर की वैलेंस शेल में? ये देखो, ये सल्फर है की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 6 42 और 6 48 आ जाएंगे। 48 को किससे डिवाइड करोगे? ये तो डिवाइड करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 48 आए हैं वो 8 से 56 वाली रेंज में आए हैं, तो 8 से डिवाइड करते हैं। 8 6 48। अब चेक करो इधर बॉन्ड पेयर कितने हैं और इधर लोन पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर बताइए भाई, कितने बॉन्ड पेयर होंगे इसके पास? सेंट्रल एटम के लिए आता है स्टेरिक नंबर, सल्फर का स्टेरिक नंबर आया 6। अब आप देखो कितने बॉन्ड पेयर है? 6 बॉन्डेड एटम है, तो 6 ही बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, और लोन पेयर कितने बनेंगे? 0। अब चेक करो 6 के लिए स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। कुछ इस तरह से आप लोग इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। अच्छा, प्रैक्टिस मैटर करती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको इनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसका कोई भी शॉर्टकट है नहीं, ठीक है? अभी तक हमने जितने भी केसेस किए हैं वो केस थे जब जहाँ पर लोन पेयर 0 हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार लोन पेयर 0 ही होगा। लोन पेयर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। हाँ, स्टेरिक नंबर के लिए देखो, अगर स्टेरिक नंबर 2 है और वहाँ पर 0 लोन पेयर है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनियर। थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी बात मान लेना। आई नो तुम मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, बट बड़े भाई की तरह मेरी एक बात मान लेना कि हाँ सर बड़े भाई हैं। इसको थोड़ा सा एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार हो जाएगा बहुत ईजीली। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लीनियर। स्टेरिक नंबर 3 पे जाओ। अगर 0 लोन पेयर है तो ट्रायगोनल प्लेनर, और अगर एक लोन पेयर बन जाए तो उसका बेंट या फिर वी शेप बन जाती है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। 4 अगर स्टेरिक नंबर है, लोन पेयर 0 है, टेट्राहेड्रल वो हम करके आए हैं। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो इसे बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल, दिखाई दे रही होगी शेप आपको, ठीक है? 2 लोन पेयर आ जाए तो इस शेप को बोल देते हैं बेंट और वी शेप। कैसे क्वेश्चन करेंगे? अगर 5 आ जाए, 5 में 0 लोन पेयर है, 0 के लिए तो वो बताया ना ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, भाई ये रहा, ये ट्रायगोनल बाई पिरामिडल तो है, ये ट्रायगोनल है और ये बाई पिरामिडल है। आगे बढ़ो। अगर एक लोन पेयर हो जाता है तो इस शेप को बोल देते हैं हम लोग सीसो। सीसो बोलते हैं इसको, लिखा नहीं हुआ लिख लो। इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं सीसो स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हमारे पास 2 लोन पेयर आ जाएं तो शेप को बोल देते हैं टी शेप। और अगर 3 लोन पेयर आ जाएं, अच्छा ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ना, ये एलियन टाइप से, ये लोन पेयर कहलाता है और ये प्रॉपर बॉन्ड पेयर कहलाता है, ठीक है? ऐसे ही 6 वाले के लिए है कि अगर 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर। बाकी इससे आगे हम जाते नहीं है, पता नहीं है क्यों गए हैं। टी शेप और लीनियर इतना नहीं आता। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम कैसे उनसे डील करोगे, मस्त समझ में आएगा, डोंट वरी। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको H2O। बताइए H2O में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? हमारे पास H2O है। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अच्छा 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये देख लो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, तो 2 की में 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 और 2 8, 8 आया तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 4 जा 8। अब ये जो 4 आया है ये स्टेरिक नंबर आया है ऑक्सीजन के लिए। अब आप ये चेक करो स्टेरिक नंबर 4 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होंगे? देखो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर है 4, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्डेड एटम है? 2 बॉन्ड पेयर है, तो बाकी 2 लोन पेयर बच गए। अब आप टेबल याद करो जहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 हो और लोन पेयर 2 हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 में जब 2 लोन पेयर हो तो कुछ 0 के लिए तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब लोन पेयर अगर ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए टेबल थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ना है, तो कर दीजिए भाई H2O का स्ट्रक्चर। अब H2O का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा जी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह का, एंड दिस शेप इज नोन एज बेंट और वी शेप। क्या बोलते हैं इसको? बेंट और वी शेप। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ गया हो तो भाई
कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ तुम्हें करवाने को, है ना। दोबारा बता देता हूँ भाई, एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ClF3, यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, फ्लोरीन है, फ्लोरीन 3 है कि वैलेंस शेल में 7, तो ये हो जाएगा 28। 28 को किससे डिवाइड करोगे बेटा जी आप लोग, 28 को डिवाइड करोगे 8 से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 28 आ गए हैं तो वो 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 3 ज़ा 24, 4 और ये 2 2 ज़ा 4, 3 + 2 5 आ गया। अब 5 स्टीरिक नंबर आए फॉर क्लोरीन। अब आप ये देखो कि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसके पास लोन पेयर कितने हैं। बेटा जी जो जितने बॉन्डेड एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉन्डेड एटम दिखाई दे रहे हैं, तो 3 ही है, 3 इसके पास बॉन्ड पेयर है। बाकी लोन पेयर कितने बचे, स्टीरिक नंबर 5 है, 5 में 3 अगर बॉन्ड पेयर बच गया तो लोन पेयर कितने बचते हैं, 2 बेटा जी हमारे पास लोन पेयर बचेंगे। अब जाओ स्टीरिक नंबर 5 में जहाँ पर 2 लोन पेयर हों, ये रहा, तो शेप कैसी बन के आती है, टी शेप बन के निकलती है। तो टी शेप बना दो भाई कुछ इस तरह से, Cl सेंट्रल एटम, ये हमारे पास फ्लोरीन, ये इसकी बन गई टी शेप, और ये लोन पेयर बना के दिखा दो, इस तरह से बना दोगे भाई। कहाँ दिक्कत आ रही है बोलो, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, है ना। कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे वो ट्राई कर लो। अब जैसे एक और एग्जांपल ट्राई कर लेता हूँ, जैसे मैं XeF2 के लिए ट्राई कर लेता हूँ, XeF2। तो बताइए यहाँ पर Xe की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 8, फ्लोरीन कितने हैं 2, की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो ये कितना बन गया 22 को किससे डिवाइड करोगे, 8 वाली रेंज में जाएगा, 8 दूनी 16, और ये 6 किस वाली रेंज में जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 + 3 5 स्टीरिक नंबर आया 5। अब आप ये देखो कि स्टीरिक नंबर अगर 5 है तो इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, जितने आपको बॉन्डेड एटम दिख रहे हो, 2 बॉन्डेड एटम है और 3 लोन पेयर बच गए। अब स्टीरिक नंबर 5 में अगर 3 लोन पेयर हैं, स्टीरिक नंबर 5 में अगर 3 लोन पेयर हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के निकलता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनियर। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, लीनियर बोलते हैं। अब थोड़ी सी तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो होमवर्क के लिए मैं कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ, XeF4 का स्ट्रक्चर बता देना मुझे, XeF4 का क्या बनेगा, और SF4 का भी बता ही देना यार, इतनी फोर्स कर रहे हो। NH3 का बता देना प्लीज़, मैं चाहूँगा आप लोग ये जरूर करना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये हमारे पास वेस्पर थ्योरी है, इसके सारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग इजीली बता सकते हो, जो स्टीरिक नंबर आता है वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, स्टीरिक नंबर देख के हाँ यार ये हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, किसने प्रपोज की थी भाई, हिथर ने, और लंदन ने कब, 1927 के अंदर। उन्होंने क्या बोला, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, कि अगर कभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप होते हैं एक दूसरे में धस जाना, घुस जाना, जैसे तीर मारते हैं ना वो, ठीक है। अब ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन है, द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी, ऐसे ये कुछ तरह से ना, एक तरह से शादी टाइप से होता है ना, शुड बी 2 एटम्स हैव कंपेरेबल एनर्जी। अब ऐसा नहीं है मतलब बहुत अमीर की बहुत गरीब के साथ शादी जो होगी वो नहीं चलेगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। शुड बी हाफ फील्ड इन नेचर विद अपोजिट इलेक्ट्रॉन स्पिन। देखो वैसे तो भाई आजकल कुछ भी पॉसिबल है, बट जनरली यही होता है, अभी भी मोस्टली होता है कि अपोजिट स्पिन के साथ ही शादी होती है, मेल की फीमेल के साथ, फीमेल की मेल के साथ, अभी यही ट्रेंड है थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी कोई हो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं कोई ऑफेंस मेरी साइड से नहीं है, ठीक है। अगला है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाएगा। अब मैं हर एक बात का मतलब बताता हूँ। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनाना है तो क्या होगा भाई, ये दोनों क्या करेंगे, इनकी ओवरलैपिंग होगी ये, और इसको ही बोला जाता है कि हाँ अब यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बना है। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, ये एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, एनर्जी लगभग मिलती जुलती होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस एनर्जी का नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विद अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन वाले होंगे तो रिपेल मारेंगे ना, बॉयज़ की ज़्यादा नहीं बनती है, गर्ल्स की भी ज़्यादा नहीं बनती है, ठीक है। तो पहली बात एनर्जी सेम, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन होने चाहिए, और तीसरी बात कि जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, मान लो ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, और एक दूसरा केस मान लेते हैं। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुई है, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो लार्ज है,
यहाँ पर जो ओवरलैपिंग एरिया है वो स्मॉल है, जितना ज़्यादा ओवरलैप्ड एरिया होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना स्मॉल ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ही जो बॉन्ड है वो वीक माना जाएगा। तो ये एक कह लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये कह लो एक वीक बॉन्ड है। क्लियर है? ये बात थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन। अब यहीं पर सिग्मा पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट आ जाता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे ये देखो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिले, ये हेड ऑन हेड है, या फिर पी अगर है तो ऐसे, दो पी के एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐसे ऐसे, या फिर एक एस का ऑर्बिटल है एक पी का ऑर्बिटल है ऐसे, इसे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं। और जब सर में सर भिड़ते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जैसे कि हमारे पास एक पी का ऑर्बिटल है और यहाँ पर एक दूसरा पी का ऑर्बिटल है। देखा गया कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओवरलैप्ड एरिया लार्ज होता है, दैट्स वाई जब यहाँ पर ओवरलैप्ड एरिया लार्ज है तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा जी? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ये बॉन्ड कैसा होगा बेटा जी? एक वीक बॉन्ड होगा। हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जब ओवरलैपिंग हो रही होगी तो पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड माना जाता है। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड बन जाते हैं। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, लिखा गया है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसमें हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पी में, ऐसे थोड़ा सा भी घूमते हैं ना तो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। थोड़ा 3D में फील करने की कोशिश करना कि जैसे ही देखो, ओके किसी का प्रमोशन नहीं है भाई, किसी का प्रमोशन नहीं है। ओहो हो कैसा है ये बंधन अनजाना तूने नहीं जाना। फील करना जैसे मैं पी ऑर्बिटल के केस में समझा रहा हूँ, दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में क्या होता है। देखो सॉरी यार, बहुत नॉइस हो रही है गाइस नो। देखो सिग्मा बॉन्ड में ऐसा होता है कि जैसे पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, बताया है मैंने लास्ट टाइम भी। ये पी ऑर्बिटल है। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है ना इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, बढ़िया इधर उधर घूमो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया घूमते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या होता है? ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, थोड़ा सा घूमा बस बॉन्ड टूट गया। जैसे ये बना, ये पाई बॉन्ड है, हेड ऑन हेड, सॉरी साइड वाइज, ये साइड में आपस में ओवरलैप नहीं हुई ना, जैसे कि इसकी पिछली वाली साइड आपको नहीं दिख रही होंगी, इस वाले की है ना। अब फ्री रोटेशन हुई, जैसे ये रोटेट करने की कोशिश करता है, ये कोई भी रोटेट करने की कोशिश करता है, किसी भी तरह से रोटेट कर ले तो पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। यही कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। देखो याद रखने वाली बातें हैं। इन बिटवीन टू एटम्स द फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड नेक्स्ट बॉन्ड इज पाई। अराउंड सिग्मा बॉन्ड द रोटेशन इज फ्री, वाइल पाई बॉन्ड द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द टू एटम शुड बी स्मॉल। याद रखना पाई बॉन्ड तभी बनता है जब एटम बहुत छोटे साइज के हैं। मल्टीपल पाई बॉन्ड इज मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए छोटे छोटे एटम्स होने चाहिए। जैसे मैं समझाता हूँ, एक पर्व है, पर्व निक्का सा है, और एक है पार्थ। पर्व मेरा बेटा है और पार्थ मेरा भतीजा है। ये छोटे छोटे, इनके बीच में बहुत प्यार है। अब मान लो मैं हूँ, ठीक है, और एक ऐसी मेरा साला है, वो मुझसे मोटा है। हम बड़े एटम्स हैं। अब बड़े एटम सिर्फ एक जगह से पेट में पेट मिल सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये पूरा गले से मिल सकते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल है। मल्टीपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखना जो छोटे एटम्स होते हैं, लिखा गया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द टू एटम शुड बी स्मॉल, है ना। और सिग्मा बॉन्ड जो है बड़े एटम्स में बन सकता है, और सिग्मा छोटे में भी बन सकता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं कि इनका पेट में पेट नहीं मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होता है। सिग्मा बॉन्ड छोटे बड़े दोनों जगह बन सकता है। पाई बॉन्ड सिर्फ छोटे एटम्स में बन सकता है, पाई बॉन्ड बड़े एटम्स में नहीं बन सकता, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। यही तो होता है, एनर्जी कम होती है तभी तो बॉन्ड बनता है। और ये हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। कुछ भी डाउट्स हो बेटा जी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और देखो वैसे तुम्हारे लिए इतना बहुत जरूरी है, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर देना, और ज़्यादा डिटेल में मैं इस लेक्चर को ले आऊँगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।